अच्छा, मैंने अब लास्ट क्लास में आपको जो लेक्चर मेरा यूट्यूब पे है लेटेस्ट, उसमें इक्विटी के बारे में बताया था और आई होप कि कुछ बच्चों ने तो एटलीस्ट देखा ही होगा वो। मैं तो बल्कि मेरे ज़्यादा बच्चों की एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा ने देखा होगा, क्योंकि इस बात को भी 2-3 दिन हो गए हैं अब, बल्कि 3-4 दिन हो गए हैं इस लेक्चर को अपलोड किए हुए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था लेक्चर, क्योंकि इक्विटी इज़ वन ऑफ द 5 थिंग्स मैं अगर कहूँ ना, जो कि आपने अकाउंटिंग में बार-बार पढ़नी है। अच्छा, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जी? नंबर 1 है एसेट्स की हमने बात की थी, वो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, टाइप्स ऑफ एसेट्स भी, लायबिलिटीज़ की भी बात हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक चीज़ है इक्विटी और इसी तरह एक है रेवेन्यू, एक है एक्सपेंस। Whole of the accounting, mostly financial accounting, is based on these 5 elements. ये 5 एलिमेंट्स हैं ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन इन 5 में से किसी एक में फॉल करेगी, यानी एक ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है दैट वुड बी आइदर ऑफ दीज 5। या तो उस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में एसेट बनेगा, या लायबिलिटी क्रिएट होगी, या इक्विटी बनेगी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये 5 इज टोटल अकाउंटिंग। इन 5 की डेफिनेशन समझना, कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि ये 5 चीजें है क्या, ठीक है? और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, क्योंकि बेटा आपको ना शायद जब आप कंपनीज में जाएंगे, काम करेंगे, आपको ये अकाउंटिंग लिखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये काउंटिंग आप करेंगे नहीं। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस, क्योंकि आजकल के दौर में हाथ से कोई काउंटिंग नहीं की जाती। आप लोगों ने फिर क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली कंप्यूटर पे काउंटिंग करनी है। और कंप्यूटर के लिए आपको ये जानना जरूरी नहीं कि अकाउंट कैसे बनेगा, आपको ये जानना जरूरी है चीजें क्या है, किस चीज को किस हेड में हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या है इनका, ताकि डिसीजन मेकिंग की जा सके उस हिसाब से। तो ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फोकस आपका अकाउंट बनाने से ज्यादा अकाउंट को समझने में होना चाहिए, और मेरी कोशिश भी ये है कि आपको एटलीस्ट अकाउंट समझ में आ जाए, ठीक है? अच्छा, हैविंग सेड दैट, एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी को हमने डिस्कस कर लिया था, और बाकी हमारे पास 2 चीजें रह गई हैं, और आप लोग उन 2 चीजों वो हम अभी वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला इसी क्लास में। उससे पहले आपके कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप जरूर पूछें। तो द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। जी फरीहा, जी फरीहा, क्या क्वेश्चन है बेटा? आप अनम्यूट, अगर आप पूछना चाह रहे हैं डायरेक्टली तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपको उसके लिए रेज हैंड का ऑप्शन करना पड़ेगा यूज। हाँ, 1 मिनट। जी बेटा मतीन, जी मतीन, अनम्यूट करें अपने आप को, पूछे सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बेटा। जी सर, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे सर। मैंने हाँ लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था कि जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए की डिग्री और एसीसीए की, तो पाकिस्तान में स्कोप क्यों नहीं है? मतलब इट्स लाइक 2021 आ गया अब तो लाइक जो डिग्री का जो गैप आ रहा है कि लाइक वो बाहर की डिग्री या सीए लोकल है, तो अब फॉर एग्जांपल जिस तरह लॉ की फील्ड है, एक इंटरनल लॉ होता है 3 साल का, वो अब पाकिस्तान में भी वो एक्सेप्टेबल है, उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये अब अकाउंटिंग की फील्ड में एसीसी की अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है पाकिस्तान में? अच्छा, पहली बात तो ये बेटा कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि एसीसी की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एसीसी ना आज से कुछ साल पहले तक कम होते थे एज कम्पेयर टू सीएस, तो फिर एसीसी एकदम बढ़ना शुरू हो गया। तो अगर आप सोच रहे हैं एसीसी करने का तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं, एक्चुअली फिनोमेना क्या है, मैं आपको फिनोमेना बताता हूँ ना। फिनोमेना ये है कि एवरी कंट्री जी सर। इज गवर्न्ड बाय इट्स ओन अकाउंटिंग बॉडी, और पाकिस्तान में जो भी कंपनीज हैं जी दे हैव टू अबाइड बाय द स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय सीए, मतलब आई कैप जिसको हम कहते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, ये वो बॉडी है, जी सर। अकाउंटिंग बॉडी है। अब एसीसीए बाहर की डिग्री है, जी सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला ये हुआ कि वैसे मैं आपको एक इनकी थोड़ी सी ना लड़ाई कह ले हुई एक जमाने में, या क्या हुआ
ये एग्जाम्पशंस का मसला आता है। अब सीए वाले एसीसीए वालों को फुल एग्जाम्पशंस देते थे एक टाइम पे, और सीए वालों ने देखा कि अब ज्यादा लोग एसीसीए करने लग गए हैं, तो हमारे बच्चों को भी एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। एसीसीए में अगर कोई बच्चा सीए करके आए तो उसको भी एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। तो एसीसीए वालों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमारे स्टैंडर्ड्स और हैं, मतलब वो वाले एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और हैं, और हम और तरह जी सर। के हैं, आप और तरह के। तो उन्होंने ना उनको एग्जाम्पशन देना नहीं दी ना, इजाजत नहीं दी कि हम आपको ज्यादा एग्जाम्पशन नहीं देंगे। तो सीए वालों ने कहा ठीक है, अच्छा अच्छा। बच्चों को भी ज्यादा एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगी। तो वो इस वजह से इनकी लड़ाई रही। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं, अगर आप एसी से करें या सीए करें, दोनों के बाद आपको 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। और ये जो जी सर। सीए है ना, जिसको आप कहते हैं, ये तो एक एग्जाम्स हैं, ठीक है। सीए के अब 21 हो गए हैं, एसीसीए के 13-14 एग्जाम हैं, तो ये तो एग्जाम्स हैं। असल चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनते हैं आफ्टर यू कंप्लीट द इंटर्नशिप। तो वो इंटर्नशिप जब आप कर लेते जी हैं सर। 3-3.5 साल की किसी फर्म के साथ, और फर्म वो जो कि आई कैप के साथ रजिस्टर्ड है, तो इसलिए तब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। आप सीए करें या एसी से करें, आप फर्म में चाहें, आप यू बी ट्रीटेड द सेम। हाँ, प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ जो लोकल फर्म्स है ना, वो जब देखती हैं कि यार बाद में इनको जी सर। मसला हो सकता है क्योंकि दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद आई कैप, तो हमारे कल को आई कैप की रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है, तो वो थोड़ा ना बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं कि आप एसीसी हैं इसीलिए हम आपको इंटर्नशिप नहीं दे सकते। लेकिन जो बिग फोर है, जो बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं, वो बिल्कुल ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। उनके लिए एसीसीए को एग्जाम्स वाला या सीओ एग्जाम्स वाला, दे आर द सेम। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, स्कोप दोनों का है। और बल्कि आप ये देखें ना कि एसीसीए ने मजबूर किया सीए को पॉजिटिवली कि वो भी एग्जाम सिस्टम शुरू करें, वरना वहां पे पहले मॉड्यूल सिस्टम होता था, और वो जी मॉड्यूल में जी सर, एक ऐसे ही। बैड फेल का कॉन्सेप्ट होता था, एक पेपर फेल तो सारे पेपर फेल। तो ऐसी जी बात है, सर, आप जरूर करें, बल्कि ऐसे ही। करना हो तो जब इंशाल्लाह ऑन कैंपस हम आएंगे, तो आप मेरे पास आइएगा इंशाल्लाह। आपको सीए हो या इसी से जो भी हो, आई एम देयर फॉर योर गाइडेंस। तो मैं बिल्कुल आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा, जरूर कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं। ओके, कर कौन सकता है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको जरूर बताऊंगा वंस वी मीट इंशाल्लाह फिजिकली। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बहुत बहुत जी शुक्रिया सर, फरिया। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू बेटा। जी फरिया बेटा, जी क्वेश्चन पूछे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। फरिया, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो। सर आपने वो एक लेक्चर में बताया था एसेट के बारे में, एक एग्जांपल दी थी। किसके बारे में? आपने एसेट के मुताबिक एक एग्जांपल दी थी। हाँ जी, एसेट्स की, जी जी। प्रिया बेटा, आपकी आवाज नहीं सही रही। आप एक काम करें, आप ना लिख लें। आपकी आवाज या तो आ नहीं रही या आ रही है तो बिल्कुल सही नहीं आ रही। एसेट के मुताबिक बेटा मैं नहीं समझ, आप ना लिख लें क्वेश्चन, चले मैं उस कॉन्सेप्ट को आपने रिपीट कर दूंगा। कहा था कि वो एम्प्लॉयज को अगर अगर कंपनी हाँ 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 एम्प्लॉयज को हाँ हाउस हाँ दे तो वो फिर उसके एसेट में नहीं आएगा, वो हाँ जी। उसके जो है वो नहीं आएगा। तो लेकिन अगर जब देखें, चलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं आपका ना क्वेश्चन कुछ हद तक समझ रहा हूँ। अभी मुझे यकीन माने आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ लगी। थोड़ा बहुत मैंने आपका बस ये एम्प्लॉयज के एसेट्स वाली बात समझ लगी है, वो मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। मैंने ये बात की थी कि एम्प्लॉयज को अगर आप कोई चीज पर्सनली लेके देते हैं और वो उसको आपने दे दी है, खुश होकर आपने उसको गाड़ी दे दी या घर दे दिया, ठीक है, या किसी कोई और चीज दे दी आपने, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय को आपने जो चीज दी है या उसके इस्तेमाल के लिए दे दिया, ठीक है, ये नहीं कि पकी पकी दे दी, इस्तेमाल के लिए चले दे दिया कि यार तुम इस्तेमाल कर लो, तो वो एम्प्लॉय के पर्सनल यूज के लिए। इस तरह ओनर, अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाता हूँ कि ओनर का भी जो घर बार है या गाड़ी वगैरह है, शेयर होल्डर्स की भी, वो भी कंपनी की नहीं है, वो भी कंपनी का एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी उससे कोई बेनिफिट हासिल नहीं करेगी। और एम्प्लॉय की अगर पर्सनल यूज के लिए आपने कोई चीज उसको दी है, तो उससे भी कंपनी कोई फायदा हासिल नहीं करेगी।
इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल नहीं करेगी। तो सवाल पैदा होता है कि एसेट वो चीज है, एसेट फिर चीज क्या है? तो एसेट वो चीज है जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो, ओनर्स के लिए नहीं या एम्प्लॉइज के लिए नहीं। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो नया आज आपको अभी बताऊंगा भी इंशाल्लाह, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दी है, दैट द कंपनी एंड ओनर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, ये दोनों की वर्किंग अलग है, दोनों की अकाउंटिंग अलग है, एवरीथिंग फॉर देम इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें मैं फिर बताऊंगा। अलबत्ता ये याद रखिएगा कि बेशक कंपनी की मालियत की चीज हो, बट इफ द कंपनी इज नॉट जनरेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इट या डज नॉट इंटेंड टू जनरेट एनीथिंग फ्रॉम इट, दैट इज नॉट एन एसेट। ठीक है, ये दोबारा से मैं आपको एसेट की थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, चलिए जी, और कोई क्वेश्चन है बेटा? कंपनी के लिए गुडविल भी तो बनेगी। अच्छा, चले, ये आपने जो सवाल किया कंपनी के लिए गुडविल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, लेकिन वो पूरी मालियत वो नहीं होगी गुडविल की। गुडविल की कैलकुलेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड मौजूद है, IAS 27 और 28 और फिर IFRS 3, ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें कंसोलिडेशन और गुडविल के बारे में बताते हैं। इवन इनटेंजिबल एसेट्स जो है वो IAS 36 है, तो वो हमें उसके पूरी गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में बताता है कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, किस चीज को गुडविल लेना है, कितनी अमाउंट को लेना है। अब ये मतलब थोड़ी कि आपने अगर एम्प्लॉय को 10 करोड़ का घर लेके दिया तो आपकी गुडविल की वैल्यू भी 10 करोड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें से गुडविल की वैल्यू सारी की सारी नहीं होगी, तो कितनी होगी उसके लिए हमारे पास अलग से स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। तो गुडविल बिल्कुल बनेगी, लेकिन वो सारी अमाउंट गुडविल नहीं होगी, जितनी होगी वो आपका एसेट होगा। चले जी, एक मिनट जी, चलें, ठीक है जी। यार ये जो आप लोग डिफरेंट नामों से है ना, ये मैं आप लोगों को अभी किक आउट करने लगा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको किक कर दूं, आप लोग अपना नाम चेंज कर ले। एक गैलेक्सी A5 है, एक जूम यूजर है, और एक अभी बाबा जी सियालकोट आया था, वो भी, उसको भी मैं करने ही लगा था, खैर वो खुद ही चला गया। और ये जो आप अकाउंट देख रहे हैं, ये असल में मेरे अकाउंट, मैंने जिस तरह ग्रुप में बताया था कि वो लाइसेंस मेरा एक्सपायर हो गया, तो वो रीइंस्टॉल हो रहा है अभी भी बैकग्राउंड में, उसको टाइम था, तो मैंने फिर किसी और के अकाउंट से लॉग इन किया है। अच्छा, सवाल है पर्सनल यूज के लिए फिर ड्राइंग्स होंगी? नहीं बेटा, ड्राइंग्स तब होंगी जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालेगा। ठीक है, ओनर निकालेगा, एम्प्लॉय को जो आप देंगे वो ड्राइंग नहीं होगी। वो पता क्या होगा, चलिए आपने अच्छा सवाल किया, दिस मीन्स कि आप ये इस चीज को समझ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। ये जो ड्राइंग्स होती हैं, इसकी अगर आप ट्रीटमेंट याद करें, तो इसकी ट्रीटमेंट आप ले जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस। अच्छा, इसी तरह आप एम्प्लॉइज को क्या देते हैं? सैलरी। तो एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो भी किधर जाती है? एक्सपेंस में, इनकम स्टेटमेंट में। तो इसी तरह अगर आप एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दे रहे हैं जो कि उसके पर्सनल यूज के लिए, वो भी किधर जाएगा? एक्सपेंस। बिल्कुल ठीक, शाबाश, सामा ने बिल्कुल ठीक कहा है जी कि दिस इज एन एक्सपेंस। तो बिल्कुल ठीक बात है, और ये अच्छी बात है आपने सवाल किया, दिस मीन्स दैट यू आर प्रोबेबली लिसनिंग। तो यही मैं चाहता हूँ यार, आप लोग सवाल करते रहा करें, और इसी से क्लैरिटीज होती है। एक ईयर से कम तो करंट, और एक से ज्यादा ये फिक्स्ड एसेट है, तो फिर एक ईयर क्या होगा? क्या बात है, मैं ये किसी लड़के से एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन। कोई लड़के ना अमूमन ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ऐसी बातें जो है ना लड़कों की सोच में आती हैं अजीब अजीब, बट गुड क्वेश्चन। 1 year or less is current asset, 1 year or more than 1 year is fixed asset. तो मोर एक साल अगर 365 दिन भी कोई हो गया, तो दैट इज ऑल्सो करंट। ठीक है, हाँ शाबाश उसामा, यार उसामा लाइक बचा लग रहा है मुझे। अच्छा जी, एनी मोर क्वेश्चंस बेटा? देन वी कैन मूव ऑन, अगर कोई और क्वेश्चन है। पार वैल्यू, ये जिन्होंने पिछला लेक्चर सुना है, उनको इस कॉन्सेप्ट का पता चला होगा, पार वैल्यू का। यार ये जो पार वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। क्यों?
क्योंकि आप यकीन माने कि कोई आपको नहीं समझाएगा कि पार वैल्यू है क्या। टू बी ऑनेस्ट, आप बार बार पढ़ेंगे और मजे की बात यह कि आप बार बार सुन भी लेंगे और पूछेंगे भी नहीं कि सर ये पार वैल्यू होती क्या है, सर पार वैल्यू है क्या। ठीक है, जब आपको पूछा जाएगा पार वैल्यू क्या है, आप कहेंगे फेस वैल्यू। मैं पूछूंगा फेस वैल्यू का सर जो ऊपर लिखी होती है, बस इससे ज्यादा जवाब किसी को नहीं आता पार वैल्यू का। पार वैल्यू एक बड़ी मजे की इजाद है। तो ये इजाद किसने की है? अकाउंटेंट्स ने। क्यों की है उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप मेरा पिछला लेक्चर जरूर देखें, बहुत डिटेल में पार वैल्यू के ऊपर डिस्कशन की गई है, बट फिर भी मोटा मोटा बता देता हूं कि फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस, जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस, क्योंकि हर शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है इवन विद इन अ सेकंड। एक सेकंड के अंदर एक शेयर की वैल्यू 2-3 दफा फ्लक्चुएट कर जाती है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट जब मार्केट में चल रहा होता है, स्टॉक मार्केट में, तो एक सेकंड में कोई खरीद रहा होता है, कोई बेच रहा होता है, कोई खरीद रहा होता है, बेच रहा होता है, तो उसकी वजह से वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है। यू कैन नॉट रिकॉर्ड द शेयर कैपिटल ऑन मार्केट वैल्यू, क्योंकि इट वुड फ्लक्चुएट आफ्टर एवरी बिट ऑफ टाइम। तो इसलिए आप लोग फिर क्या करेंगे, आप लोग एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, और अकाउंटेंट्स ने यही किया, एक वैल्यू एज्यूम कर ली कि जो मर्जी हो जाए मार्केट वैल्यू, जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो सेम रहेगी, और उसको हम कहते हैं दिस इज द पार वैल्यू। अब एक शेयर की कीमत पार वैल्यू से कम भी हो सकती है, मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं, ज्यादा भी हो सकती है। इन बोथ केसेस आपने पार वैल्यू को नहीं छेड़ना, वो सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। और वो 10 हो 100 हो जितनी भी हो, उसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कितनी रखनी है। एक नॉर्म बन गया पाकिस्तान में कि जी 10 रुपए, ठीक है, बाहर अमेरिका में एक नॉर्म बन गया $1, तो आप चाहे तो 7 रुपए रख लें, आप चाहे तो 2 रुपए रख लें, आपकी मर्जी है। तो पार वैल्यू एक वो वैल्यू है जिसके ऊपर आप अपनी कैलकुलेशंस करते हैं या रिकॉर्डिंग्स करते हैं। अच्छा, मोमिना ने एक इनपुट दिया है, वो अमाउंट जो बॉन्ड इशूअर्स मैच्योरिटी डेट के बाद देने के लिए प्रॉमिस करते हैं। बिल्कुल, अच्छा मजे की बात, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। यानी वो देखे ना कि बॉन्ड इशूअर्स ने आपको समझाने के लिए कहा कि हम एक वैल्यू के ऊपर आपको मैच्योरिटी कर देंगे, और वो वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करेगी। अगर वो कहे ना कि हम आपको मार्केट वैल्यू के ऊपर फ्लक्चुएट करेंगे, वो रिडीम कर देंगे, तो मार्केट वैल्यू तो फ्लक्चुएट करती रहेगी, किस वैल्यू पे आकर रिडीम करेंगे। तो इससे अच्छा वो कहते हैं कि हम एक वैल्यू है, यही वो वैल्यू है, इसी पे हम आपको रिडीम कर देंगे। अच्छा चलिए, जो कैलकुलेशन है पार वैल्यू की उसको मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा, क्योंकि आप बिजनेस से रिलेटेड है ज्यादातर लोग, या बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, एक आपने सुना होगा फलां कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया, फलां कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया, कि आपने कभी ना कभी सुना होगा। उसके साथ एक और लाइन सुनी होगी कि फलां कंपनी ने 20% डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया, यानी XYZ कंपनी हैज अनाउंस्ड टू पे 20% डिविडेंड। अब इसका मतलब क्या है? 20% किसका? किसका 20% जी? मार्केट वैल्यू का क्या? अगेन वही बात, मार्केट वैल्यू तो फ्लक्चुएट करती रहती है, किस मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं आप? तो यहाँ का मतलब है 20% ऑफ पार वैल्यू। यानी अगर एक शेयर की पावर नहीं, पार, अगर एक शेयर की पार वैल्यू है 10, उसका 20% बना 2, तो 2 रुपीज पर शेयर वुड बी पेड एज डिविडेंड। 2 रुपीज पर शेयर वुड बी पेड एज डिविडेंड। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन इस तरह की बहुत आती हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये ऊपर बात की, ये मोमिना ने मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा पॉइंट दिया था कि वो, एक मिनट, ये 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए। बॉन्ड जो होल्डर्स हैं, जो बॉन्ड इशूअर्स हैं, ये देखें जी, वो मैच्योरिटी डेट के बाद देने के लिए प्रॉमिस करते हैं। अब ये भी क्या है, उन्होंने कहा जी कि हम आपको मैच्योर कर देंगे, किस पे करेंगे ये बताया तो नहीं उन्होंने,
लेकिन ये एक अंडरस्टूड बात है कि वो पार वैल्यू पे मैच्योर कर देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जो फ्लक्चुएट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी कैलकुलेशंस की। अब इसमें एक और है, एक मिनट, चलो अच्छा, तो एक और सवाल था इसमें, अभी यहाँ पे मैं देख रहा था। हाँ जी सर, जो कैलकुलेशन आपने सुनाई थी उसकी समझ, अच्छा वो तो बता दिया मैंने। सर हम भी शेयर्स परचेज कर सकते हैं? बेटा आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं और आप 18 साल से ज्यादा हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शेयर्स परचेज करना क्या, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बल्कि मैं तो कहूँगा, आपने अच्छा की ये बात की, मैं एक वैसे ही बात करता हूँ कि सब बच्चों को कुछ ना कुछ पैसे, थोड़े से, और ये मैं नहीं कह रहा आप ये पैसे बचा के करोड़पति बन जाएंगे, ये आपके लिए एक लर्निंग होती है। आपको कुछ ना कुछ पैसे अभी से इन्वेस्ट करने की आदत होनी चाहिए। ये जो इन्वेस्टिंग की आदत है ना, ये अनफॉर्चुनेटली मेरे अंदर भी नहीं है, लेकिन ये हमारे बच्चों के अंदर नहीं डाली जाती बड़े होने तक। बल्कि वो पैसे कमाने भी लग जाए तो कहते हैं पुत्र पैसे साइड से कर ले, जरूरत काम आएंगे। कहाँ साइड पे करने का मतलब क्या होता है कि अलमारी में रख लो। तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली पैसे ज़ाया हम करते हैं अलमारियों में, हमारी अलमारियाँ खा जाती हैं। और अच्छा, हमारी वो अलमारियाँ पैसे खा जाती हैं, ठीक है? इसीलिए मैं ये बच्चों को और ख़ास तौर पे बच्चियों को ये तलकीन करता हूँ कि बेटा आप लोग इन्वेस्टिंग की आदत ज़रूर बनाया करें। क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लड़कियाँ जो हैं दे डोंट गो फॉर द जॉब, जो कि बिल्कुल आप लोगों का अपना फैसला है, नथिंग पर्सनल, मतलब इट इज़ ऑल पर्सनल, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। तो आपको ये बेसिकली अपना ये ज़हन में रखिएगा, जो पैसा इकट्ठा करते हैं आप, वो कहीं न अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है, ताकि आप घर बैठे-बैठे भी थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकें। और ये बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है। और ख़ास तौर पे आप लोगों की अलमारियों में जो आपके वालिदैन ने आप लोगों के लिए सोना रखा हुआ है, इतने-इतने तोले सोना, तो बेटा 5 तोले सोना तो सबने ही तकरीबन रखा होता है। तो 5 तोले सोने का मतलब है आजकल के हिसाब से तकरीबन 6 लाख रुपया, ठीक है? या 5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख रुपए के आप शेयर्स आराम से लेके या कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करके बैठ जाएँ। सोने का आजकल दौर ही नहीं है, आप लोग पहनते भी नहीं है मुझे पता है। और पता नहीं माएँ अभी तक नहीं इस बात को समझती कि बच्चियाँ अब सोना पहनती भी नहीं है, बड़े-बड़े हेवी-हेवी सेट कहाँ पहनते हैं जी, और पहनने चाहिए भी नहीं, ये क्या कोई बात है ये? तो बट स्टिल आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? मैं आप लोगों को ये तलकीन करूँगा कि आप लोग ज़रूर इन्वेस्ट किया करें। सारा नहीं, तो एटलीस्ट 1 तोला जो है ना वो अपना बेच के शादी का, आप अपनी अम्मी को कहिएगा अम्मी कोई नहीं मैं 1 तोला कम पहन लूँगी, तो उसका आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें। हाँ जी, शेयर परचेज़ करें तो हलाल है प्रॉफ़िट इसका? बिल्कुल जी। पहली बात ये कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, ठीक है? मेरे से आप लोग ये दाढ़ी वगैरह देख के ना इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ना आइएगा कि मैं कोई मुफ्ती हूँ या, हाँ, थोड़ा बहुत मैंने इन चीज़ों पे सर्च की हुई है, क्योंकि मैं इस्लामिक फाइनेंस भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा-सा आइडिया है, मैं सर्च करता रहता हूँ इस पे। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, यू आर एक्चुअली बाइंग एन ओनरशिप, और आप एक पार्टनरशिप में आ जाते हैं विद ऑल द अदर शेयर होल्डर्स। अगर एक कंपनी का 1000 शेयर होल्डर है, तो इसका मतलब 1000 ओनर्स हैं, 1000 पार्टनर्स हैं। तो ये आप ज़हन में रखिएगा, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं इन्वेस्ट। और ये पार्टनरशिप है जिसको हम इस्लामिक फाइनेंस की टर्म्स में कहते हैं मुशारका। इसको हम कहते हैं मुशारका। मुशारका इज़ एन इस्लामिक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इन व्हिच प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्री-डिसाइडेड प्री-डिटरमाइंड रेशियो। तो इसमें भी जो डिविडेंड आपको मिलता है, वो आपको बेसिकली उसी से मिलता है। जो अर्निंग है वही प्रॉफिट के तौर पे डिविडेंड
जो मिलता है वो प्रॉफिट ही होता है, एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, ये इट इज़ टोटली फाइन। अब मैं एक मतीन का सवाल है, बड़ी देर से उसका हैंड रेज़्ड है, वो पूछता हूँ, सुनता हूँ। जी मतीन बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। सर आपसे क्वेश्चन था मेरा। जी, जी बेटा। सर स्टॉक एक्सचेंज की आप बात कर रहे हैं, तो अब आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं सर, अब फॉर एग्जांपल जो स्टोरी है जो शेयर्स की, वो मतलब अगर हम ये देखें कि अब हम अगर स्टॉक एक्सचेंज विजिट करते हैं, जो बाबे नहीं होते सर, जो बाबे जो अमीर बाबे जिसे हम कहते हाँ हैं, जी, हाँ जी, वो बिल्कुल। सूटकेस लेके आते हैं और वो शाम को जो कमाई होती है वो भरते हैं, ले जाते हैं। तो सर अब मेरा सवाल ये है कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ कि इन्वेस्ट करें, लेकिन सर जो शेयर अगर हमने कुछ करना है तो सर लेकिन शेयर की जो अप डाउन वैल्यूज होती हैं वो फिर सर लाइक अगर बंदे के पास लाख रुपया है जेब में, जी, जी। अब वो एक अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 के रुपीज हैं, अब मैंने शेयर उसके खरीदे हैं, जी, जी। तो सर उसका जो इन इन रिटर्न जो उसका प्रॉफिट रिटर्न शेयर पे है, वो तो एक तो पहली बात है रिस्क पे लग जाएगा, वो जाहिर बात एश्योरिटी तो किसी चीज की नहीं है। जी, जी, और बिल्कुल। सर जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उनकी भी गेम उसके अंदर बिल्कुल हम बहुत कमीशन हैवी होती है, किस्म की बिल्कुल होती होती है। है। हुँ। चलिए तो मैं सर फिर वो मतलब आप कह रहे हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? जी सर मतलब मतलब हमें फीज़िबल तब नहीं है, रिस्क मैं लेना आपके चाहिए। कंसर्न समझ गया, मैं उसको ना एड्रेस करता हूँ। कुछ ना मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हमने हमारे ज़हन में इसलिए क्योंकि हमने ना अभी तक स्टॉक मार्केट को देखा फ़िल्मों में या टीवी पे देखा है, क्योंकि टीवी में वो दिखाते हैं कि बाबे गए और वहाँ से पैसे भर के ले आए। बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ कंप्यूटराइज़्ड है। बिल्कुल भी ब्रीफ़केस वहाँ कोई नहीं लेके जाता, ना वहाँ से भर के लाता है। स्टॉक मार्केट तो पैसे देती ही नहीं है। 1 मिनट मैं ना ज़रा चार्जिंग पे लगा लूँ, प्लीज़ गिव मी अ मिनट, बैटरी इज़ लो। अच्छा जी बेटा, तो मैं आपके ना ये एक तो मिसकंसेप्शन ये कि हम लोग क्योंकि देखते हैं इसको फ़िल्मों में, तो हमें लगता है कि वही पुराना के जी आ रहे स्टॉक मार्केट में से बोल रहे हैं। कुछ फिज़िकल नहीं होता। एवरीथिंग इज़ डन ऑन द सिस्टम, कंप्यूटर्स और उसकी वजह से जो आप कह रहे हैं ना कि पैसे भर के लेके जाते हैं, रोज़-रोज़ तो पैसे भरे ही नहीं जाते। ठीक है? ये आपके अकाउंट्स जो हैं ये सेटल होते हैं आफ्टर एवरी मंथ और इवन जो एक ईयरली स्टेटमेंट आती है, तो स्टॉक मार्केट पहली बात ये पैसे नहीं आपको देती। आपको पैसे मिलते हैं दूसरे बंदों से। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर ₹10 का खरीदा किसी से और आपने किसी को 20 का बेच दिया। अब आपको स्टॉक मार्केट ने पैसा नहीं दिया, आपको जो पैसा दिया उस बंदे ने जिसने आपका शेयर 20 का लिया। आपको कितना गेन आ गया बीच में कैपिटल गेन, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन कहते हैं ₹10 का। अब इस 10 में से एक कमीशन है, ब्रोकर की एक कमीशन है, व्हिच इज़ मेरा ख्याल है 1% है या 0.5% है समथिंग लाइक दिस। तो वो बड़ी मिनिमल है। मिनिमल इन अ सेंस कि ऑब्वियसली आपकी अगर यू आर इन्वेस्टिंग 100 के एंड यू अर्न 100 के ऑन इट, so that would be I guess 1000 rupees total which the broker would earn per transaction। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन। हाँ, वो इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके लिए तो रोज की लाखों की गेम बन जाती है, करोड़ों की। लेकिन आपसे वो 1% लेंगे, दिस इज नॉट मच। वो इसीलिए नहीं क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफॉर्म, तो वो उनकी फीस है, चले वो टोटली जायज है।
अगर आपके पास बेटा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ लाख रुपया है, तो आप इससे स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। आई एम नॉट अर्जिंग यू कि आप स्टॉक मार्केट में ही जाएं। आप लोग किसी ना किसी फॉर्म में इन्वेस्ट करें। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू कि मैं स्टॉक मार्केट में मैं खुद इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ। जी बेटा चले जी, आई रिज्यूम फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। अच्छा, अब आप लोगों से यही जिक्र हो रहा था, आप लोग जो इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा था। ये मीनवाइल एक बीच में ही क्वेश्चन आ गया है मतीन का, आई गेस मतीन इज आस्किंग, sir you should also consider these potential problems, market fluctuations, your business may become vulnerable to market fluctuations beyond your control including market sentiment। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। दिस शोज कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि काफी अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल बेटा, देखें आप लोग ना अभी छोटे हैं, तो मैं आप लोगों से ना एक आप कहने के थोड़ी सी बरादराना, चलिए अब अटेंडेंस अभी ना लगाइएगा, अब जरा क्वेश्चन आने लग गए हैं, बाद में लगा लीजिएगा, फिर क्वेश्चन बीच में ना मिस हो जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एज अ बिग ब्रदर मैं आप लोगों को एक एडवाइस करना चाहता हूँ। हम भी जब छोटे थे ना, तो हर बंदा दो किस्म के लोग होते हैं जो रिस्क की तरफ उनका एटीट्यूड होता है। वन आर रिस्क सीकर्स एंड वन आर रिस्क अवर्स, लोग जो कि अवॉइड करते हैं रिस्क को। ये बात याद रखिएगा कि आप लोग अगर किसी चीज में मसला निकालने लगेंगे, तो कोई चीज भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट, इवन नो इन्वेस्टमेंट इज परफेक्ट। अच्छा, फिर आप किसी चीज में वो बात है ना, अगर पॉजिटिव्स निकालने लगेंगे तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, विच अगेन इज नॉट द कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों चीजों के दरमियान में यू हैव टू बैलेंस इट आउट। तो प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैग्मेटिक अप्रोच है, दैट इज कि आपको अपने रिस्क को बैलेंस करना है। आपने जो मतीन बातें की हैं, बिल्कुल ठीक की हैं, मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस, एवरीथिंग, बट अगेन कोई ऐसा बिजनेस नहीं जो कि बिल्कुल जीरो रिस्क है, ठीक है। इवन सबसे कम रिस्क पता है किसमें कहा जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर लें। तो बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इवन आर नॉट रिस्क फ्री, कहा जाता है उनको रिस्क फ्री, लेकिन है नहीं। आपकी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, पाकिस्तानी हालात ऐसे हैं कि हम 20 साल से सुनते आ रहे हैं, लो जी अभी गया पाकिस्तान, अभी गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ चले। तो आप तो उसमें भी इन्वेस्ट अगर कर लेंगे तो, लेकिन फिर एक बड़ा ही फेमस फाइनेंस का एक टैगलाइन है फाइनेंस की, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड, जिंदगी की है बल्कि ना। तो फाइनेंस में तो हम इसको बार बार बोलते हैं और सुनते भी हैं, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड। अब आप ऑब्वियसली जब रिस्क ले रहे हैं, तो आपको उस रिस्क के अगेंस्ट बैलेंस आउट करना है रिटर्न को। तो जितनी भी रिस्की सिचुएशंस होती हैं, उनमें हमेशा रिटर्न ज्यादा ही होता है, ठीक है, उनमें हमेशा रिटर्न ज्यादा ही होता है। जितनी भी लेस रिस्की सिचुएशन होती है, उनमें रिटर्न कम ही होता है। क्यों? क्योंकि आप रिटर्न से कंपनसेट करते हैं रिस्क को। तो ये तो आपकी बेटा प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपने जो आइडेंटिफाई की है जायज है, बट स्टिल एवरी इन्वेस्टमेंट और एवरी बिजनेस हैज रिस्क एंड यू हैव टू बैलेंस इट आउट इंटेलिजेंटली। आपको इसको बैलेंस आउट करना है। तो वो तो आगे इंशाल्लाह भी आप माशाल्लाह यू आर इन थर्ड सेमेस्टर, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट कि आप सब लोग, अब मुझे मौका मिला आप लोगों से इंटरैक्ट करने का, आप लोग आज क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, यही तो मैं चाहता हूँ। तो मुझे पता चला दैट यू गाइस आर माशाल्लाह फाइनेंशियली लिटरेट, और आप लोग काफी क्लासेस से अपने खासतौर पे सीनियर से काफियों से बेहतर है, इन द सेंस कि यू हैव द अंडरस्टैंडिंग और मैनी थिंग्स, और आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आगे भी बड़ा सफर है इंशाल्लाह ताला, हम लोग इंशाल्लाह कैंपस में भी मिलेंगे, तब भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे। तो आप लोगों को एट द एंड ऑफ बीबीए काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी अबाउट ऑल दीज रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स। अच्छा, उसामा का सवाल रह गया जी बीच में ही, सर अगर 1 लाख के शेयर परचेज करें तो कितना टैक्स पे करना पड़ता है? यार शेयर खरीदने पर टैक्स नहीं होता, ये बात याद रखना। जब आप बेचेंगे ना, उस पे जो पैसा आएगा उस पर टैक्स पड़ता है, और वो ऑटोमेटिकली पड़ता है।
ठीक है, वो आपको कट करके मिलेगा। जिस तरह उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। आगे आप टैक्स में पढ़ेंगे शायद इंशाल्लाह। अगर अच्छा अब देखें, अब मैं आप लोगों को ना यहाँ पे सिखाता हूँ एक बात। वो क्या सिखाता हूँ कि हाउ टू क्वेश्चन। अब मैंने आपको एक टर्म बताई है कैपिटल गेन टैक्स। आप लोग यकीनन टैक्सेशन आगे पढ़ेंगे या जो भी टैक्स का सब्जेक्ट है पढ़ेंगे। आपने वो टर्म सुनी है ना, आपने अब जो आपके टीचर होंगे उनसे पूछना है कि सर एक टर्म होती है कैपिटल गेन टैक्स, वो क्या है। वैसे तो वो आपको खुद भी बताएंगे, एक चैप्टर होगा, लेकिन इन केस अगर वो ना आपको बता पाए तो आप बेटा आपने खुद पूछना है। ये बातें जहन में रखा करें। अच्छा अगर चले आपसे इतना इंतजार नहीं हो रहा, जो कि अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, नॉलेज के लिए कैसा इंतजार, तो क्योंकि हमारे तो सिलेबस के स्कोप से बाहर है, तो आप लोग जब मैं पढ़ा के आगे निकल जाऊंगा इस बात को जहन में रखिएगा। और जैसे हमारी क्लास खत्म हो गूगल कीजिएगा, हार्डली इट वुड टेक 1 और 2 मिनट्स, आपको पता चल जाएगा कैपिटल गेन टैक्स क्या रेट्स क्या हैं। उस पर जैसे 5% है, 7.5%, 10%, मैक्सिमम 12.5% तक पड़ता है, वो भी ऊपर वाली अमाउंट पे। यानी अगर आपने ₹1,00,000 के शेयर खरीदे और वो बेच दिए आपने फॉर एग्जांपल ₹2,00,000 के, आपको ऊपर गेन कितना हुआ, यानी जिसको प्रॉफिट कहते हैं आप, 1 लाख का, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उस 1 लाख का आपको 7.5, 10, 12.5 उसकी कंडीशन है, स्लैब्स हैं, उसके मुताबिक पड़ेगा। तो खरीदने पे कोई टैक्स नहीं होता, बेचने पे टैक्स होता है। ठीक है। अच्छा ना लिखा करो यार बार बार प्रेजेंट, कोई बात नहीं, एब्सेंट ही हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज टाइम टेकिंग जी, देयर इज नथिंग इंस्टेंट, कोई चीज आपको फौरी तौर पे नहीं मिलती। स्लो स्लो, चल यार, सॉरी सर ब्रदर, चलो यार ये कोई बात नहीं। बेटा मैं इनको निकालता हूँ, लेकिन ये इनके घर वाले जो है ना, इनको तमीज नहीं सिखा सके, तो ये फिर दिखाते हैं कि हम किस घर से हैं। और मैं क्या करूँ, अब ये दोबारा ये किसी और एड्रेस से कर लेते हैं, अब इनको फिर पकड़वाना पड़ेगा। और ये मैंने वार्न किया था, इन लोगों को बताया भी था, आपको भी बताया था कि अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं तो द FIA इज विद अस, और बिल्कुल वो आपको पकड़ सकते हैं। और ये मुझे लग रहा है कि एक आधे को पकड़वाना पड़ेगा ताकि उसकी एक मिसाल बने। तो चलें, अल्लाह ताला इस बच्चे को हिदायत दे जो भी है। काश हम लाइव भी पढ़ते, काश जब हम लाइव पढ़ते थे तो हमें ये था काश हम घर बैठ के पढ़ सकते, लेकिन ना इंसान भी कितना नाशुक्र है। ये मैं खुद अब कहता हूँ कि काश हम लाइव पढ़ा सकते। आजकल कौन सी कंपनी अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं भाई, मैं कोई स्टॉक मार्केट गुरु नहीं हूँ, मैं कोई आप लोगों को एडवाइस दे के आपके पैसे हैं इधर उधर हो जाए मुझे बोले। रिसर्च करें खुद, ठीक है। आप बल्कि रिसर्च करेंगे ना तो आपको चीजों के बारे में पता चलेगा। मैं आपको बता दूंगा ना, आप उसी कंपनी में जाएंगे और वहां पे पैसे दे देंगे और कह देंगे सर ने कहा तो जी इंशाल्लाह इसमें बरकत ही होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, आप लोग खुद रिसर्च करेंगे, उससे आपको पता चलेगा बातों का। अच्छा ये बात भी होती है, अच्छा ये तो सर ने नहीं बताई, ये भी देखना पड़ता है, तो खुद शाबाश रिसर्च करें। और ये क्या सवाल था सर, व्हेन शुड अ कंपनी इशू स्टॉक रादर देन डेट टू फंड इट्स ऑपरेशन? ओए यार ये तो बड़ा आपने वो कर दिया सवाल। आगे का, आगे का इन सेंस, ये तो मैं फाइनेंस में मैं पढ़ाता हूँ, वो भी 8th सेमेस्टर में। ये अच्छा क्वेश्चन है ये ना अभी, लेकिन क्योंकि हमारे बिल्कुल स्कोप से बाहर है। ये मतीन आप कहीं साइड पे लिख लें, ये हम लोग ना किसी दिन पर्सनल आप मेरे से मिलेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपने जरूर पूछना है। अच्छा, व्हेन शुड अ कंपनी बाय बैक स्टॉक काइंडली? ये भी आपने देखे कितना, ये आपको सवाल आ कहाँ से रहे हैं, ये तो मुझे बताएं ना जरा। दैट्स वेरी गुड इफ यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग आगे की है। और लेकिन ये ना फाइनेंस तो प्योरली फाइनेंस से रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड आई एम रियली लाइकिंग दीज क्वेश्चंस, लेकिन ये बहुत
फाइनेंस से रिलेटेड है, हमारे बिल्कुल सिलेबस से बाहर है। ये दोनों क्वेश्चन ना आप क्लास के बाद ना मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है? मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चंस के जो है ना मैं आपको आंसर्स व्हाट्सएप पे दे दूंगा। अभी बच्चों ने अभी सुनने हैं और उन्होंने घबरा जाना है, वो सर ये आपने क्या बता दिया, उनको समझ नहीं लगी, ठीक है? अच्छा, फिर मुदस्सिर का सवाल है कि सर जब हम व्हाट्सएप नंबर यार मेरा आप अपने सीआर से ले सकते हैं एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट, ठीक है? किसी भी और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, ये सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आई एम देयर, आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा क्वेश्चन और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की। सर जब हम शेयर्स बाय करते हैं तो जिससे बाय करते हैं वो टैक्स पे करता है? दोनों पे करते हैं, दोनों पे करते हैं इन सेंस कि एक तो होता है टैक्स, एक होती है कमीशन। कमीशन दोनों पे करते हैं, टैक्स वो पे करता है जिसको फायदा हुआ होता है, जिसको फायदा, जिससे आप बाय कर रहे हैं ना, अगर उसको फायदा हुआ है तो वो टैक्स पे करेगा, लेकिन अगर उसको नुकसान हुआ है, मिसाल के तौर पे अगर उसने उसको कैपिटल लॉस हुआ है तो फिर वो नहीं पे करेगा टैक्स, ठीक है? तो जिसको फायदा होगा वो टैक्स पे करेगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं पे करेगा। अच्छा, लाइबा का क्वेश्चन है, इसके बाद फिर ना हम आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस की तरफ। सर ये शेयर सेल एंड परचेज करने से रिलेटेड है, इन्वेस्ट करके प्रॉफिट नहीं आएगा? गुड क्वेश्चन। इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट आएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के ना दो रिटर्न्स होते हैं, स्टॉक मार्केट से या स्टॉक से रिलेटेड दो रिटर्न्स होते हैं। नंबर वन कि आपने स्टॉक लिया थोड़ी प्राइस का और उसको ज्यादा प्राइस में बेच दिया तो वो आपका प्रॉफिट आ गया। सेकेंडली आप उसको लेके रख लें, साल के बाद अगर आपकी कंपनी डिविडेंड देगी, हर कंपनी साल के बाद डिविडेंड देती है, कम हो या ज्यादा हो, कभी देती है कभी नहीं भी देती, लेकिन जब भी वो डिविडेंड देगी यानी वो जो प्रॉफिट कमाएगी कंपनी और उस प्रॉफिट को अपने ओनर्स में यानी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो आपका जितना हिस्सा बनेगा वो आ जाएगा। कुछ कंपनीज बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करती हैं, कुछ कम करती हैं, लेकिन देखें ना यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस होनी चाहिए, जो कि मैं बेसिकली मेरी कोशिश है कि आप लोगों के अंदर उसको उजागर किया जाए। अगर एक कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही होगी तो सारी दुनिया की कोशिश होगी कि उसका शेयर खरीदा जाए, तो उसका शेयर बढ़ जाता है, उसके शेयर की वैल्यू ही बढ़ जाती है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं, आप छोटे शेयर से स्टार्ट करते हैं, तो एक्सपेक्ट भी कीजिएगा कि ये कंपनी कम डिविडेंड देगी। अगर ये भी ज्यादा डिविडेंड देने लग जाए तो लोग इसका शेयर खरीदने लग जाए, ठीक है? तो ये एक कॉमन सेंस है जो कि हमें बहुत जरूरी है और ये उतनी ही अनकॉमन है। जब तक आपके पास शेयर पड़े हैं, जब तक आपके पास शेयर पड़े हैं, आप उस कंपनी के ओनर है, वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, वो आपको हर साल प्रॉफिट में से आपका हिस्सा देती रहेगी। जब आप शेयर्स बेच देंगे तब आप उस कंपनी के ओनर नहीं रहेंगे और आपको उसके बाद नहीं मिलेगा। चलें जी, नाउ लेट्स मूव ऑन। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा, यकीन माने पहली दफा इतने क्वेश्चन हुए और बेशक वो थोड़े से अनरिलेटेड भी थे, लेकिन अच्छा लगता है क्वेश्चंस करते रहा करें। इंटरैक्टिव सेशन इस तरह का होना चाहिए। अगर आप में कुछ बदतमीज लोग निकल जाएं तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि हम लोग एक वर्बल सेशन भी रख सकें, लेकिन वो आपको पता ही है कुछ बदतमीज लोग हैं, उनकी वजह से ये करना पड़ता है, अच्छे बच्चे भी हैं। तो चले मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। लास्ट टाइम वी डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इक्विटी, अब हम रेवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं कि रेवेन्यू क्या है। ये आप बार बार टर्म सुन चुके हैं अकाउंटिंग में, आगे भी सुनते रहेंगे, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू इज सिमिलर टू इनकम, ठीक है? ये दोनों थोड़ी डिफरेंट चीजें, अब इनमें डिफरेंस क्या ये भी मैं आज आपको बताता हूँ। हमें बेसिकली जो टर्म ज्यादा सूटेबल है दैट इज रेवेन्यू। अच्छा, अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू आपके सामने लिखा आ रहा है, इज द इनफ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। आपको बिजनेस के ऑपरेशन से यानी रूटीन एक्टिविटी से जो भी पैसा मिलता है, इनफ्लो आता है, वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये आपने क्या बात बताई, ये तो ऑब्वियस है, बट
there is a difference, and there is one particular term which I want you to understand, and that is business operations. वो है business operations. ये क्या होता है? Business operations are the routine activities of the business. और वो क्या है? Manufacturing, selling, buying और investing, ये वो एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस रूटीन में करता है. स्पेसिफिकली बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेवेन्यू, तो हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स की. तो जो आप गुड्स बेच के पैसा कमाते हैं उसको रेवेन्यू कहते हैं. ठीक है, उसको रेवेन्यू कहते हैं. अच्छा, इसका मतलब है कि सर क्या कोई इसके अलावा भी पैसा कमाया जा सकता है? तो बेटा बिल्कुल कमाया जा सकता है. इसके अलावा भी पैसा, आपकी कंपनी कहीं इधर उधर इन्वेस्ट करती है तो वो भी आपकी इनकम है. आपकी कंपनी को सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करती है अपार्ट फ्रॉम सेलिंग गुड्स, वो भी इनकम है. और इसी तरह ये सारी इनकम्स हम लिखते एक ही जगह है, रेवेन्यू और इनकम को एक ही जगह लिखते हैं. तो बेसिकली इनकम एक ब्रॉडर टर्म है, याद रखिएगा. उसके अंदर इनकम की एक टाइप है रेवेन्यू, जो कि सेल ऑफ गुड्स से या बाइंग एंड सेलिंग से या ट्रेडिंग से आपको मिलती है. और उसकी एक इनकम की टाइप है इनकम फ्रॉम सर्विसेज, एक इनकम की टाइप है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, और एक एक्रूड इनकम या रेवेन्यू. अभी मैं आपको बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है एक्रूड रेवेन्यू और ऑपरेटिंग रेवेन्यू का. ये डिफरेंसेस हैं कुछ, जो कि डिफरेंसेस नहीं है, एक्चुअली टाइप्स हैं. आपको जो पैसा कमा रहे हैं आप, उसकी कुछ टाइप्स हैं ये. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रेवेन्यू इज दैट मनी or that benefit which comes from the operations. And what are operations? Operations are the routine activities of the business. For example, sale of goods. For example, manufacturing, buying, selling, purchasing, etc. ठीक है जी. तो कोई भी ऐसा पैसा रेवेन्यू कहलाएगा. अब यहाँ पे मैंने आपको टाइप्स बताई. आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, उधर से भी आपको पैसा मिलता है, दैट इज ऑल्सो योर इनकम. यानी आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम, उससे भी आपको पैसा मिलेगा. या आपकी कंपनी ने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, कोई ऐसी सर्विसेज जिसके लिए आपने चार्ज किया अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट. अब जिस तरह एक मोबाइल फोन कंपनी है, वो उसका एक रिपेयर सेंटर भी है, तो वो रिपेयर सेंटर इज सर्विस एंड दैट मोबाइल फोन इज द प्रोडक्ट. तो वो उससे भी पैसा कमा सकते हैं. अच्छा, फिर एक टर्म होती है एक्रूड रेवेन्यू या एक्रूड इनकम. ये बड़ी मजे की टर्म है, ये आप लोगों को समझनी है. और ये बड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट समझा जाता है क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता या शायद आता नहीं लोगों को, या वो पढ़ाना चाहते नहीं, क्योंकि ये जरा ना टेक्निकल हो जाता है. और मैं आज रिस्क ले रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाने का ये कॉन्सेप्ट, तो गौर से सुनिएगा जरा. छोड़ दें अभी फिलहाल आप अपने पेन मार्कर या जो भी आप नोट डाउन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, जो कि मुझे पता नहीं कर रहे. तो एक्रूड क्या होता है? एक्रूअल अकाउंटिंग या एक्रूड रेवेन्यू क्या होता है? अकाउंटिंग एक्रूअल तो आगे मैं आपको बताऊंगा. एक्रूड रेवेन्यू सुन लेंगे. एक ऐसा रेवेन्यू जिसके लिए आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, एक ऐसा रेवेन्यू जिसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं और आपको श्योरिटी है कि अब ये रेवेन्यू आपको मिल जाएगा या ये इनकम आपको मिल जाएगी, तो उसको हम एक्रूड इनकम कहते हैं. ये एक्रूड रेवेन्यू मींस पैसे मिले नहीं, पैसे आपको मिले नहीं है लेकिन मिल जाएंगे क्योंकि आपने उतना काम कर लिया है. आप में से जो बिजनेसमैन है वो इस चीज को समझते हैं कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं अपने पैसों की या एसेट्स की हिसाब किताब कर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार फलां को चीजें बेच दी, हाँ यार पैसे आ गए, और बस आ गए ने, वो कह रहे हैं रस्ते च मुंडा, और आप उसमें भरोसा कर रहे हैं कि बाकी में मुंडा जो है रस्ते में है, या वो कह रहे हैं कि बस ये आज अकाउंट बैंक क्लोज हो गया है,
और कल बैंक में पैसे जमा करा दूंगा, आप उसको समझते हैं कि वो आ गए हैं पैसे। तो ऐसे पैसे जिनको आप समझे कि बस आ गए हैं और उनके अगेंस्ट आपने काम कर लिया हुआ है, उनको हम एक्रूड रेवेन्यू या एक्रूड इनकम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है? वो सिंपली सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है या ऑपरेशन से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है ऑपरेटिंग रेवेन्यू। और वो स्टैंडर्ड जो रेवेन्यू के सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करता है, दैट इज IS 18। IS 18 रेवेन्यू के ऊपर है, ये रेवेन्यू से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करता है। चलिए, जो मैं आपके क्वेश्चंस देता हूँ सर, मिलता है। अच्छा, व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? ओ, ये अभी मैं आपको बताऊँ सर जी, इसमें कॉस्ट नहीं निकाली जाएगी। किसमें से बेटा? फरिया, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं बेटा समझ लगा, जरा इसको ना एलैबोरेट करें, किसमें से कॉस्ट नहीं निकाली जाएगी? उतनी देर मरियम का सवाल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो रेवेन्यू। बिल्कुल, ये आपका इन्वेस्टमेंट जो आप दूसरी कंपनीज में किसी भी रिटर्न के थ्रू कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट होगा आपको, या अगर आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, किसने? आपकी कंपनी ने। अगर किसी और कंपनी के शेयर्स ले लिए हैं तो उससे भी तो डिविडेंड मिलेगा। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट से, यानी पैसे से पैसा अगर आप कमा रहे हैं तो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, वो भी रेवेन्यू कहलाएगा आपका। रेवेन्यू इन अ सेंस इनकम। अभी आपने इन दोनों को एक ही समझे, ये इनमें कोई इतना ऐसा प्रैक्टिकल डिफरेंस नहीं है, बस एक थोड़ा थ्योरेटिकल डिफरेंस है, बस एक ही है, इनकम और रेवेन्यू फिलहाल आप एक ही समझे। सर, ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू किसको कहते हैं? यार ये आपने पता नहीं कहाँ से ये सवाल सुना है, इन अ सेंस कि मैंने वैसे टर्म सुनी हुई है, बट ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। मेरा ख्याल है कि कंपनीज, मैं एक तुक्का ही मार सकता हूँ इसको, बल्कि अच्छी बात है आपने मुझे भी एक सर्च करने के लिए दे दिया आज चीज, मैं सर्च करूंगा। मेरा ख्याल है कस्टमर से आप मैक्सिमम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं लाइफ टाइम में, शायद इसको कहते होंगे, लेकिन श्योर नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला ना इसका जवाब मुझे खुद ही पता, टू बी फ्रैंक, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि मैं मान लूँ कि मुझे नहीं पता, बजाय इसके कि मैं आपको गलत जवाब दे दूँ। तो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला इसको। सर, ये लेक्चर अपलोड करेंगे आप? यार ये ना आधा कर दूंगा, आधा ना मैं रिकॉर्ड नहीं किया असल में, तो बस मुझे था कि क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं रिकॉर्ड ना करूं। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स क्लास का लिंक आ गया, तो भाई आपकी क्लास तो 4:30 बजे है ना, 4:30 बजे आप ज्वाइन कीजिएगा। रेंडरिंग ऑफ सर्विस क्या है? बता दिया बेटा सर्विस का भी, कि अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट के अलावा कोई सर्विस भी देती है, जिस तरह मैंने बताया ना कि अगर आपकी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है और वो उसके अलावा की रिपेयरिंग भी करती है मोबाइल की, तो रिपेयरिंग जो है दैट इज सर्विस, और मोबाइल फोन जो है दैट इज प्रोडक्ट। इसी तरह एक स्कूल है आपका, वो बुक्स भी बेचता है, तो बुक्स जो बेच रहे हैं दैट इज प्रोडक्ट, और या ट्रेडिंग उसको कह लें, या फिर ऑपरेशंस कह लें, और जो पढ़ा रहे हैं आप दैट इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेवेन्यू में से कॉस्ट नहीं निकाली जाएगी? निकाली जाएगी बेटा, इनकम स्टेटमेंट हम यही करते हैं ना। अभी फिलहाल हम वो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपेंस का ही है, वो हम अभी करने जा रहे हैं। एक्रूड रेवेन्यू एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर सेम? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो थोड़ा सा डिफरेंस किस तरह है कि एक्रूड रेवेन्यू सिर्फ वो रेवेन्यू है जो अकाउंट्स रिसीवेबल नहीं बनेगा। आपके जहन में वो अकाउंट्स रिसीवेबल नहीं, अकाउंट्स रिसीवेबल और रेवेन्यू में क्या फर्क है कि अकाउंट्स रिसीवेबल में इट इज एक्नॉलेज्ड कि हम पैसा आपको बाद में देंगे। एक्रूड रेवेन्यू में ये एक्नॉलेज नहीं होता, आपको बस ड्यू टू प्रोसीजरल डिलेज कह लें, या थोड़े से जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं उनकी वजह से रेवेन्यू थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन या फॉर एग्जांपल आपने काम कर लिया है और उसकी शर्त थी कि उसका जायजा लिया जाएगा काम का, फिर आपको पैसे मिलेंगे। जिस तरह आपने घर बना के दिया अगर किसी को, और मालिक ने कहा कि मैं एक दफा घर चेक करके आपको दूंगा, तो कोई बात नहीं जी, लेकिन वो अकाउंट्स रिसीवेबल नहीं है अभी। जब मालिक कहेगा कि यार अच्छा लाख रुपए अभी ले लो और लाख रुपया बाद में मैं दे दूंगा, दिस हैज बीन एक्नॉलेज्ड, ये अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा।
अभी फिलहाल वो एक्रूड रेवेन्यू ही रहेगा क्योंकि आपने काम कर लिया और पैसा भी, ऐसी कोई बात डिसाइडेड नहीं कि पैसा आपको बाद में मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, लेकिन ड्यू टू सम प्रोसीजरल डिलेज पैसा अभी तक नहीं मिला। हाउ टू कवर बैड डेट, लाइक कोई हल रादर देन राइटिंग इट एज बैड डेट? बिल्कुल है इसका हल। और मतीन यार, आप ना मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात ज्यादा किया करो, क्योंकि नहीं, मुझे आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं अगेन आई एम एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन ये अभी ना थोड़े थोड़े नहीं, काफी मेरी नजर में आगे के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको ना ये इंशाल्लाह ताला इन सारे क्वेश्चंस के, ये सारे और करना जरूर, ठीक है, व्हाट्सएप जरूर करना। मैं, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको इन सारों के जवाब देंगे, तो ये बड़ी अच्छी है। चलें जी, अब दोबारा आगे बढ़ते हैं, अगला आपको स्लाइड की तरफ लेके चलता हूँ। एक्सपेंस, व्हाट इज एक्सपेंस? अच्छा, एक्सपेंस जो है आपके सामने जैसे लिखा आ रहा है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स वेयर एज रेवेन्यू वाज इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये आउटफ्लो है। या इसकी एक और डेफिनेशन है, द रिसोर्सेज व्हिच आर सैक्रिफाइस्ड फॉर रेवेन्यू। रेवेन्यू कमाने के लिए आपको थोड़े से एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, यानी कुछ चीजें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं, यानी कुछ पैसा लगाना पड़ता है। वो एक मशहूर तरीन कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो बेटा, पाना है हमने रेवेन्यू और खोना है हमने एक्सपेंस। जो चीजें आपके इनफ्लोज आ रहे हैं वो ऑब्वियसली दे आर अ रिजल्ट ऑफ सम आउटफ्लोज, उसके बगैर आपको इनफ्लोज नहीं आएंगे। या तो आप कह लेना आप बिल्कुल लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, सो रहे थे और कोई आया और उसने आपके सामने जी लाख रुपए का ब्रीफकेस रख दिया, तो उस केस में आपने कुछ भी नहीं किया और आपके पास पैसे आ गए, वरना आपको कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। इवन आप जो सैलरी अगर कमाते हैं, मतलब हम लोग अगर कोई सैलरी कमाते हैं तो उसके लिए भी तो हमें कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। क्या? हमें रोज ट्रैवल करना पड़ता है, वो ट्रैवल एक्सपेंस हमारा, फॉर एग्जांपल पेट्रोल आपको डलवाना पड़ता है, वो ट्रैवल करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है अपनी सवारी को। फिर आपको कपड़े खरीदने पड़ते हैं ऑफिस के लिए, थोड़े डिफरेंट किस्म के, थोड़े फॉर्मल से, और या लड़कियों को मेकअप करना या जो भी है जी, तो वो चीजें आप बेसिकली कुछ लगा रहे हैं। ठीक है, लैपटॉप खरीदना पड़ता है या कोई और परचेज ऑनलाइन करनी पड़ती है, तो ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है फॉर inflows. You have to have some outflows for inflows. So those outflows which are sacrificed to earn revenue are expenses. ठीक है? अच्छा, मिसालें इसकी क्या है? सबसे पहली मिसाल है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? ये सुन लें जी आज, ये आपने सुनी है टर्म बार बार, लेकिन मुझे पक्का यकीन है किसी को नहीं पता होगा ये क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जब आप चीजें बनाते हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स हैं कुछ, जिसमें से अगर मैं ये कप बनाता हूं, फॉर एग्जांपल ये कप बना रहा हूं मैं, मेरी कंपनी है, ये कप बनाती है, ये कप के ऊपर एक मटेरियल लगा है, ठीक है, जिसको हम स्टोन कहते हैं, क्ले स्टोन कहते हैं, या जो भी चीनी कहते हैं इसको, जो भी हम कहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टोन है ये स्टोन। ये जो स्टोन इसके ऊपर लगा है, इसकी एक मालियत होगी जब मैंने खरीदा। फिर ये एक मजदूर ने बनाया, बड़ी केयरफुली उसने क्राफ्ट किया, उस मजदूर ने इसकी उजरत भी ली होगी, इसके ऊपर ये प्रिंटिंग हुई, प्रिंटिंग कॉस्ट भी लगी होगी, पॉलिशिंग हुई, पॉलिशिंग कॉस्ट भी लगी होगी, और वो तमाम एक्सपेंसेस के बाद अब ये कप मेरे पास है, रेडी टू बी सोल्ड। ready to be sold, not sold, ready to be sold. This cup is in the final form. इस कप को उस स्टोन से लेके इस फॉर्म में लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस हुए, उनको कहेंगे दैट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कप। ठीक है, और अगर ये कप बिक जाता है
मैं ये 1 कप बेचता हूँ और कोई मेरे से पूछता है यार तुमने जो चीजें बेची हैं वो कितने की पड़ी थी, तुम्हें कितने की पड़ी थी, तो मैं कहूंगा जी मिसाल के तौर पे 20 रुपए का स्टोन पड़ा था, 10 रुपए लेबर को दिए, 10 रुपए प्रिंटिंग और के लगे, 10 रुपए पॉलिश के, 50 रुपए लगे ये कप बनाने में। तो ये जो 50 रुपए हैं ये है एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो माल आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा था, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं 2 कप बेचूंगा, ठीक है, और 1 कप 50 का पड़ा, तो कितना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 100 रुपए, क्योंकि 2 कप बेचे, 1 कप को बनाने में 50 रुपए लगे और 50 प्लस 50 100 रुपए। अगर मैं 5 कप बेचूंगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी हो, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि सेल हो चुके हैं, तो मैं कहूंगा जी 50 का 1 कप था, 5 के हिसाब से 250 रुपए लगे थे मेरे टोटल इन कप्स को, 5 कप्स को बेचने में। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं 1 कप बना रहा हूँ और 1 ही बेच रहा हूँ, मैंने तो एक टाइम में 1000 कप बना लिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ उन्हीं कप्स की वैल्यू होगी जो बिक चुके हैं। क्योंकि मैं जब इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ ना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं सारे का सारा एक्सपेंस नहीं एक ही दफा डाल दूंगा कि मैंने 1000 कप बना लिया तो एक ही दफा 50,000 रुपए एक्सपेंस आउट कर दूं, नहीं, जैसे जैसे कप बिकेगा। अब इसकी अगर इनकम स्टेटमेंट मैंने बनानी हो, प्रॉफिट का फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करनी हो, ये कप जी 70 रुपए का बिका, तो रेवेन्यू कितना आया, 70। ये कप मुझे बनाने में 50 रुपए लगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस 50, यानी मेरे पास इस टाइम 20 रुपए का प्रॉफिट है, मेरे पास इस टाइम 20 रुपए का सूखा सूखा प्रॉफिट है, जिसको हम कहते हैं ना, या सीधा सीधा प्रॉफिट है। एक चीज इतने की बेची, इतने की बनाई थी, दैट्स इट, नो अदर एक्सपेंसेस हैव बीन कैलकुलेटेड सो फार। तो इसको हम कहते हैं, जो मालियत जो बनाने में लगती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स बेचे सिर्फ उन्हीं की मालियत आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये तो सिंपल, जिस तरह मैंने कहा ना आसान अल्फाज में, सूखा सूखा प्रॉफिट है, इतने लगे और इतने में आपने बेच दिया। बेटा इसके अलावा आपका जो और भी एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जिस फैक्ट्री में बना उसका बिल, उस फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर देख रहा था उस लेबर को कि जो बना रही है ये कप, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात, इसके अलावा आपका और कोई अगर स्टाफ है अपार्ट फ्रॉम लेबर उसकी सैलरीज, तो ये सारे जो हैं ये आपके ये भी एक्सपेंसेस हैं, इनको भी तो आपको चार्ज करना है किसी ना किसी तरह। तो इनको या तो आप ऑपरेटिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम से चार्ज कर देते हैं, ये दोनों सेम है। ये मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर द सेम, इनका नाम बस डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार एक कप के पीछे, कैलकुलेट करने की और डायनामिक्स हैं, एक कप के पीछे बिजली और सुपरविजन और सैलरीज और रेंट भी मैंने जो दिया वो सारा मिला के 10 रुपए जो है वो मुझे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पड़ते हैं। तो अब मेरा टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 50 तो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 10 हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो अब मेरे 60 रुपए के एक्सपेंसेस पड़ गए। तो अब अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो वो प्रॉफिट क्या होगा, 70 माइनस 60 10, यानी 10 रुपीज का अभी तक मेरा प्रॉफिट है। इसी तरह का एक एक्सपेंस होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ही लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वो जो कहते हैं स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक। और ये क्या है, अगर ये कप किसी एजेंट ने बेचा या दुकानदार ने बेचा उसको थोड़ी कमीशन देनी पड़ेगी मुझे, या ये दुकान तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कैरेज आउटवर्ड जिसको आप कहते हैं वो थोड़े खर्चे करने पड़ेंगे, तो उनको भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। टुगेदर एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये सारे एक ही एक्सपेंसेस, इनको हम एक ही हेडिंग के अंदर लिखते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। फाइनली इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस, एक इनकम स्टेटमेंट में आप देखते हैं सबसे नीचे इंटरेस्ट और टैक्स भी होता है,
और वो अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आपको अथॉरिटीज अलाउ करती हैं डिडक्ट करना, और टैक्स भी आपको फिर अपने प्रॉफिट पे देना पड़ता है। आज आके यार मुझे जो है ना सारा कुछ मिला के 65 रुपए का तो खर्चा ही हो गया, सारा कुछ मिला के 70 का मैंने बेचा, तो अब प्रॉफिट कितना होगा? 70 रेवेन्यू माइनस 50 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस 10 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस 5 इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंसेस, 5 रुपया फी का मुझे प्रॉफिट हुआ। एग्जाम्पल दिए। तो इस तरह से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आप बैलेंस आउट करते हैं और एक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, याद रखिए। ठीक है, चलिए जी 2 मिनट रह गए, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है वाइंड अप कर देंगे हम। एक सेकंड। इंटरेस्ट हाँ जी, ये वाला मैं इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करूंगा। इनकम ड्यू, जी बिल्कुल, इकोनॉमिक क्लास का लिंक ब्रांडिंग और ओके कौन से सर, यही है सर ने मार्केटिंग की क्लास में बताया था, मार्केटिंग क्लास में बताया था, तो मेरे से फिर क्यों पूछ रहे हो? यही होगा, यही बनता यही है, लेकिन फिर भी मैं चले बाद में आपको मजीद इसको कंफर्म कर दूंगा। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन हमारे साथ भी शेयर करिएगा प्लीज। नहीं यार, आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाले नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले कर दूंगा। अटेंडेंस लगा दे, शादी पर जाना है, आ गई, लेट हो गया। जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस टाइम वैसे कौन सी शादी होती है? rather than actual cost which is paid for selling something। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल कॉस्ट इज आल्सो एन एक्सपेंस, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी एक्सपेंस ही है। उसके अलावा आपने जो ये सामा बात की है ना, ये डेफिनेशन है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। अच्छा जी, अगर हमारा लेक्चर खत्म हो जाए तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी तरह मैं क्लास का आपको फिर से कल परसों इंशाल्लाह ज़हमत दूंगा। और तो जो सामा आपने बात की है ना बेटा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस की डेफिनेशन है। additional amount rather than actual cost which is paid for selling something is called operating expense। बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी एक एक्सपेंस है। हाँ जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बताया कि आपको ट्रांसपोर्ट या किसी को कमीशन देनी पड़ती है चीज बनने के बाद, और बाकी एक्सपेंसेस के बाद अब उसको बेचने के लिए भी थोड़े पैसे देने पड़ते हैं। कमीशन हो गई, दुकानदार का हिस्सा हो गया, वट एवर इट इज। यार यूट्यूब पे मैं नहीं कमाता पैसे, जो सही बात है, मुझे नहीं पता।